एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कॉट अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। दूसरी तरफ लाइन पर साइल्स होता है। उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है जैसे वो बहुत डरा हुआ है। साइल्स स्कॉट को बताता है कि रात में वो स्लीप वॉकिंग करके पता नहीं कहाँ आ गया है। यहाँ बहुत अंधेरा है और साइल्स को कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्कॉट उससे उसके आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में पूछता है। मे बी वहाँ से स्कॉट को कुछ क्लू मिल पाए कि साइल्स कहाँ पर फंसा है। लेकिन इससे पहले कि साइल्स कुछ बोल पाए फ़ोन कट जाता है। स्कॉट साइल्स को दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बार कॉल वॉइस मेल में जाता है। कुछ सेकंड्स बाद स्कॉट को दोबारा साइल्स का कॉल आता है। साइल्स कहता है कि उसका पैर किसी तरह के ट्रैप में फंस गया है और उसके पैर से शायद खून भी निकल रहा है, जिस वजह से साइल्स मूव भी नहीं कर पा रहा है। उसके आसपास एक अजीब सी केमिकल स्मेल भी है, जिस वजह से साइल्स की आंखों में पानी आ रहा है। ये सब सुन के स्कॉट पैनिक करने लगता है और कहता है कि उनको इस बारे में शेरिफ को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन साइल्स स्कॉट को ऐसा करने से मना कर देता है। वो रोने लगता है और कहता है कि उसके डैड उसको लेके वैसे ही परेशान रहते हैं और साइल्स उनको और परेशान नहीं करना चाहता है। वो स्कॉट से हेल्प मांगता है कि स्कॉट बिना उसके डैड को बताए ही साइल्स को ढूंढने की कोशिश करे। इसके बाद साइल्स फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। अपने रूम में स्कॉट जल्दी से रेडी होने लगता है और ज़ोर से आइजैक का नाम पुकारता है। आधी नींद में जब आइजैक उसके रूम में आता है तो स्कॉट उसको बताता है कि उनको जल्दी से साइल्स को ढूंढने जाना होगा। स्कूल में आर्ट क्लास में लिडिया एडन की पेंटिंग बना रही होती है। तभी अचानक से उसको ब्लूटूथ स्पीकर पर साइल्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है कि कम फाइंड मी। थोड़ी देर बाद साइल्स दोबारा स्कॉट को कॉल करता है। वो स्कॉट को बताता है कि वो किसी तरह की इंडस्ट्रियल बेसमेंट में फंसा है और वहाँ बहुत ठंड है। स्कॉट उससे पूछता है कि साइल्स इतना धीरे क्यों बात कर रहा है। साइल्स कहता है कि उसको शक है कि उस बेसमेंट में उसके साथ और कोई भी है। कीरा अपने रूम में पढ़ रही होती है। उसके बेडरूम का बल्ब खराब हो जाता है तो कीरा उसको चेंज करने के लिए अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है। फिर वो खुद उस बल्ब को टच करती है। ऐसा करने पर कीरा की फिंगर से इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे बोल्ट्स निकलते हैं और बल्ब दोबारा जलने लगता है और फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होने की वजह से फट जाता है। तभी कीरा की मॉम उसके रूम में आती हैं और उस पर गुस्सा करती हैं कि रात बहुत हो चुकी है और अब उसको सो जाना चाहिए। कीरा नोटिस करती है कि जब उसकी मॉम बल्ब चेंज कर रही थी तब उनकी फिंगर से भी इलेक्ट्रिसिटी के स्मॉल बोल्ट्स निकल रहे थे। स्कॉट और आइजैक साइल्स के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि लिडिया और एडन भी ऑलरेडी वहाँ पर हैं। वहाँ पर साइल्स ने उनके लिए कुछ क्लूज छोड़े होते हैं। उन क्लूज को देख के एडन कमेंट करता है कि शायद साइल्स को लगता है कि वो एक अनसॉल्व केस का पार्ट है। आइजैक कहता है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि साइल्स को लगता है कि वो खुद ही एक अनसॉल्व केस है। स्कॉट और आइजैक लिडिया और एडन को भी साइल्स की सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं, जो भी साइल्स ने स्कॉट को फ़ोन पर बताया था। एडन कहता है कि वो साल की सबसे कोल्डेस्ट रात है और बाहर साइल्स की जीप भी नहीं है, यानी कि साइल्स स्लीप वॉकिंग करते वक्त अपनी जीप भी चला रहा था। लिडिया स्कॉट को कन्विंस करती है कि उनको शेरिफ को साइल्स के मिसिंग होने के बारे में बता देना चाहिए। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और साइल्स को ढूंढने में उनसे बेटर कौन मदद करेगा। इसीलिए स्कॉट और आइजैक शेरिफ से मिलने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लेकिन लिडिया और एडन साइल्स के रूम में ही रुकते हैं। लिडिया को लगता है कि उस रूम में अभी भी कोई क्लू है जिसको लिडिया अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। फिर हम साइल्स को देखते हैं। वो एक कंक्रीट फ्लोर पर पड़ा होता है और उसका लेफ्ट पैर एक ट्रैप में फंसा होता है और उसके पैर से बहुत खून भी बह रहा होता है। ठंड बहुत होती है जिस वजह से साइल्स कांपने लगता है। साइल्स अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके अपने आजू बाजू चेक करने लगता है। तभी उसको उस रूम में किसी की आवाज़ आती है। जब वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट उस तरफ मारता है तो वहाँ उसको एक आदमी दिखता है जिसने एक लेदर बॉम्बर जैकेट पहनी होती है और उसकी फिंगर्स और मुंह पर बैंडेज बंधी होती है। साइल्स के बारे में पता लगने पर शेरिफ भी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर भी वो अपने डर को कंट्रोल करते हैं और अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं और आसपास की सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स चेक करने को कहते हैं। इसके बाद वो स्कॉट और आइजैक से पूछते हैं कि कहीं साइल्स के मिसिंग होने में कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट तो नहीं है। स्कॉट बताता है कि लिडिया को खुद ही पता चल गया था कि साइल्स मिसिंग है और वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। स्कॉट ने हेल्प के लिए डेरिक और एलिसन को भी कॉल कर दिया है। तभी वहाँ डेप्यूटी पैरिश आता है। वो शेरिफ को बताता है कि साइल्स की जीप हॉस्पिटल के बाहर मिली है
उसकी जीप की बैटरी डेड है और शायद इसी वजह से साइल्स ने अपनी जीप हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ दी हो। इसके बाद शेरिफ अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और मेलिसा के साथ मिलकर हॉस्पिटल के सारे फ्लोर्स चेक करने लगते हैं। स्कॉट और आइजैक चेक करने के लिए हॉस्पिटल के रूफ पर जाते हैं, जहां उनको डेरिक मिलता है। साइल्स की सेंट सुन के डेरिक कहता है कि साइल्स हॉस्पिटल में आया जरूर था, लेकिन अब वहां नहीं है। आइजैक ये बात बताने शेरिफ के पास जाता है, लेकिन स्कॉट और डेरिक हॉस्पिटल के रूफ पर ही रुकते हैं। डेरिक स्कॉट को केमो सिग्नल्स के बारे में बताता है कि कभी कभी किसी की सेंट उसके इमोशंस के बारे में बता देती है। स्कॉट कहता है कि साइल्स की सेंट में बहुत स्ट्रेस है। डेरिक कहता है कि साइल्स उस हॉस्पिटल के रूफ पर आया था और खुद से किसी बात पर स्ट्रगल कर रहा था। उसके स्ट्रगल की सेंट उस रूफ पर फैली हुई है, जिसको डेरिक और स्कॉट दोनों ही सूंघ सकते हैं। एजेंट मकॉल पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिस स्टेशन ऑलमोस्ट खाली है। वो डिप्टी पेरिस से उस स्केच के बारे में पूछते हैं जो उन्होंने बनवाया था। दरअसल लास्ट एपिसोड में स्कॉट के घर पर एजेंट मकॉल पर डीमन वॉरियर्स ने जो अटैक किया था, एजेंट मकॉल ने उन्हीं डीमन वॉरियर्स के स्केच पुलिस से बनवाए थे, क्योंकि उनको लगता है कि वो डीमन वॉरियर्स कोई नॉर्मल इंसान थे। डिप्टी पेरिस एजेंट मकॉल को बताता है कि उन्होंने उन स्केचेस के पोस्टर्स कुछ जगह लगा दिए हैं और बाकी के पोस्टर्स बाद में लगा देंगे, क्योंकि इस समय पुलिस की प्रायोरिटी साइल्स है, जो कि कई घंटों से लापता है। साइल्स के घर पर लिडिया अभी भी क्लूज सर्च कर रही होती है। वहाँ एडन को लिडिया की नेमेटॉन की ड्राइंग्स मिलती हैं, जिनको साइल्स ने संभाल के रखा होता है। एडन कमेंट करता है कि लिडिया साइल्स को बहुत पसंद है, तभी उसने लिडिया की ड्राइंग्स को इतना संभाल के रखा है। इसके बाद क्लूज के लिए लिडिया और एडन साइल्स के रूम में बना मर्डर मिस्ट्री बोर्ड चेक करने लगते हैं। उस बोर्ड से लिडिया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे उसको एक क्लू मिलता है कि साइल्स आइकन हाउस में है, जो कि एक मेंटल असाइलम है। उस स्कूल बस वाले बॉम्ब हादसे के बाद विलियम बैरो को भी आइकन हाउस ही ले जाया गया था। साइल्स अभी भी ट्रैप्ड होता है। वो अनजान आदमी उसे जापानीज में कुछ कहता है, लेकिन साइल्स को कुछ समझ नहीं आता। ये अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि वही एविल स्पिरिट नोगिट्सुने हैं। नोगिट्सुने साइल्स से इंग्लिश भाषा में बात करने लगता है, लेकिन बार बार आई की जगह वी बोलता है, जैसे कि वो और साइल्स सेम ही आइडेंटिटी हों। वो कहता है कि साइल्स ने अब कांपना बंद कर दिया है, क्योंकि ठंड बहुत है और साइल्स की बॉडी अपनी एनर्जी सेव कर रही है। साइल्स को धीरे धीरे ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया हो रहा है और उसकी बॉडी शट डाउन कर रही है। साइल्स को याद आता है कि उसे इस कंसेप्ट के बारे में 5th क्लास में पढ़ा था। नोगिट्सुने कहता है कि वो साइल्स की हेल्प कर रहा है ताकि साइल्स ठंड से फ्रीज होकर मर ना जाए, लेकिन साइल्स को भी जल्दी से वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि नोगिट्सुने ज़्यादा देर तक साइल्स की हेल्प नहीं कर पाएगा। साइल्स कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, पर उसका पैर फंसा हुआ है। नोगिट्सुने कहता है कि क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ साइल्स की कल्पना है। तभी साइल्स नोटिस करता है कि पहले ट्रैप में उसका लेफ्ट पैर फंसा था और अब राइट पैर फंसा है। नोगिट्सुने दोबारा कहता है कि वो साइल्स की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लिडिया, एडन, स्कॉट, शेरिफ और उनकी टीम आइकन हाउस आ जाते हैं। लिडिया श्योर है कि साइल्स उस फैसिलिटी की बेसमेंट में फंसा है। वो बेसमेंट बिल्कुल वैसे ही दिखती है जहां हम साइल्स को ट्रैप्ड देख रहे हैं, लेकिन साइल्स वहां नहीं होता। इस वजह से शेरिफ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लिडिया पर गुस्सा भी करते हैं। एजेंट मकॉल भी साइल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो क्लूज ढूंढने के लिए स्कॉट और साइल्स के बीच की फ़ोन कॉन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, जिसमें साइल्स ने मेंशन किया था कि उसको एक अजीब सी केमिकल स्मेल सुनाई दे रही है। तभी मेलिसा भी वहाँ पर आ जाती है। उसकी हॉस्पिटल शिफ्ट खत्म हो गई है और वो भी साइल्स को ढूंढने में हेल्प करना चाहती है। इसके बाद एजेंट मकॉल मेलिसा को अपने साथ कार में कहीं ले जाते हैं। एजेंट मकॉल को लगता है कि साइल्स अभी भी सो ही रहा है। उसने स्कॉट से नींद में ही बात की है। साइल्स एक सपना देख रहा है और जो उसने उस सपने में देखा वही स्कॉट को फ़ोन पर डिस्क्राइब किया। एजेंट मकॉल ने शायद क्रैक कर लिया है कि साइल्स कहाँ फंसा है। फिर हम देखते हैं कि ठंड की वजह से साइल्स की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। वो नोगिट्सुने बार बार साइल्स से कुछ पहेलियाँ पूछता है। ज़्यादातर पहेलियों के जवाब तो साइल्स दे देता है, लेकिन एक पहेली का जवाब साइल्स को नहीं आता। वो नोगिट्सुने बार बार साइल्स से वही पहेली पूछता रहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो सबके पास होती है पर कोई भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसके बाद वो नोगिट्सुने साइल्स के पैर में फंसा ट्रैप खींचने लगता है। साइल्स जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मेलिसा के पास है। दरअसल असल में साइल्स उसी गुफा में था जहाँ मालिया एज अ कायोटी रहती थी,
जब साइल्स को लग रहा था कि नुगिट्सु ने उसको खींच रहा है, तो वो असल में एजेंट मकॉल थे जो उसको उस गुफा से बाहर निकाल रहे थे। एजेंट मकॉल बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम से उस गुफा में कुछ केमिकल्स छिड़कवा दिए थे ताकि वहां दोबारा कोई कायोटी ना आए। उन केमिकल्स से एजेंट मकॉल की आंखों में भी पानी आ गया था। वहीं से एजेंट मकॉल को क्लू मिला कि साइल्स इसी गुफा में है, क्योंकि उसने अपनी फ़ोन कॉन्वर्सेशन में स्कॉट को कहा था कि किसी केमिकल की वजह से उसकी आंखों में पानी आ रहा है। आइजैक एलिसन से मिलने उसके घर जाता है, क्योंकि वो किसी के भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। एलिसन नींद में होती है और आइजैक उसको साइल्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन लोगों ने उसको बहुत कॉल्स किए थे, पर उसने कोई भी कॉल पिक नहीं किया। एलिसन नोटिस करती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। वो कहती है कि बहुत वियर्ड बात है, वो कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करती है। जब एलिसन अपना फ़ोन स्विच ऑन करती है तो देखती है कि उसके फ़ोन में स्कॉट और बाकी लोगों के कई मिस्ड कॉल्स हैं। उसके साथ साथ उसको एक अननोन नंबर से कुछ ऑडियो मैसेजेस भी आए हुए होते हैं जो कि जापानीज भाषा में होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर डेरिक और एडन साइल्स की जीप को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एडन कहता है कि साइल्स सिर्फ सी वॉकिंग कर रहा था या फिर कुछ और ही बात है। वो डेरिक को बताता है कि उसने स्कॉट और साइल्स का कॉन्वर्सेशन सुना था, जिसमें साइल्स स्कॉट को ये बता रहा था कि उसने ही विलियम बैरो को स्कूल में छुपाया था। एडन को लगता है कि साइल्स ही नुगिट्सु हैं, लेकिन डेरिक उसकी बातों को मजाक में लेता है। वो कहता है कि अगर नुगिट्सु को किसी को पोसेस करना होता तो वो साइल्स ऐसे कमज़ोर इंसान को पोसेस क्यों करता जिसके पास कोई पावर्स ही नहीं है। वो तो किसी पावरफुल क्रिएचर को पोसेस करता, जैसे कि कीरा। एजेंट मकॉल और मलेसा साइल्स को हॉस्पिटल ले आते हैं। शेरिफ भी वहां पर आ जाते हैं और एजेंट मकॉल को दिल से थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे की जान बचाई। लिडिया भी हॉस्पिटल में होती है और अपनी बैंशी पावर्स को लेकर डिसअपॉइंट होती है क्योंकि वो साइल्स की मदद नहीं कर पाई। वो कहती है कि वो श्योर थी कि साइल्स आइकन हाउस में ही है, पर वो गलत साबित हुई। तभी लिडिया को अपनी बैंशी पावर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन आवाज़ों को इग्नोर करती है। डेरिक कीरा से मिलने स्कूल जाता है और उससे पूछता है कि उस रात पावर स्टेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ था जब विलियम बैरो ने कीरा को किडनैप किया था। हॉस्पिटल में शेरिफ और मलेसा साइल्स के सिम्टम्स डिस्कस कर रहे होते हैं। वो दोनों सेम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि शायद साइल्स को भी वही मानसिक बीमारी हो गई है जो उसकी माँ को थी, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम हैं। शेरिफ कहते हैं कि उनको साइल्स के कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कीरा डेरिक को अपने साथ पावर स्टेशन ले जाती है जहां बैरो उसको किडनैप करके ले गया था। वहां डेरिक नोटिस करता है कि साइल्स का एल्यूमिनियम बैट एक मेटल इक्विपमेंट केस से अटैच्ड है। ये देख के डेरिक कीरा से कहता है कि वो फॉक्सफायर के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जो कुछ भी कीरा जानती है। फॉक्सफायर यानी कि कीरा की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिसिटी। स्कूल में एलिसन और आइजैक वो जापानीज ऑडियो मैसेजेस मिस्टर युकीमुरा को सुनाते हैं जो एलिसन के फ़ोन पर आए थे। मिस्टर युकीमुरा कहते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में जो वॉइस है वो जापानीज अमेरिकन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है रिलेटेड टू इंटर्नमेंट कैंप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। मिस्टर युकीमुरा कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग ज़रूर फेक होंगी, क्योंकि उस टाइम पर कैलिफोर्निया में कैंप ओक क्रीक नाम का कोई इंटर्नमेंट कैंप एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इंटर्नमेंट कैंप्स एक तरह के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते हैं जहां सिविलियंस को वॉर के टाइम पर रखा जाता है, बट एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। स्कूल में लिडिया को हर साउंड बहुत जोर जोर से सुनाई दे रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हॉस्पिटल में साइल्स का MRI स्कैन होता है। टेस्ट से पहले स्कॉट और साइल्स के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है जहां वो दोनों गले मिलते हैं और स्कॉट साइल्स को प्रॉमिस करता है कि वो उसको बचा लेगा। साथ ही साथ ये भी इम्प्लाई करता है कि चाहे साइल्स को क्योर करने के लिए स्कॉट को उसको वेयरवुल्फ ही क्यों ना बनाना पड़े। कीरा और डेरिक भी हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। डेरिक ने फिगर आउट कर लिया है कि नुगिट्सुने ने साइल्स को कैसे पोजेस किया। बैरो ने कीरा की फॉक्सफायर को यूज़ करके नुगिट्सुने की पावर्स को जंप स्टार्ट किया ताकि नुगिट्सुने साइल्स को पोजेस कर पाए। डेरिक यही बात स्कॉट को बताने हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, लेकिन कीरा बाहर ही वेट करती है क्योंकि उसको डर है कि कहीं साइल्स की हालत के लिए स्कॉट कीरा को ना ब्लेम करने लगे। डेरिक स्कॉट को सब कुछ बता देता है। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ के गोस्ट ने उसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हेल फैमिली सिर्फ बीकन हिल्स में रहती नहीं थी, बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करती थी। डेरिक कहता है कि अब बीकन हिल्स को स्कॉट जैसे एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। इसी कॉन्वर्सेशन से स्कॉट और डेरिक को रियलाइज़ होता है कि साइल्स की स्ट्रगल की सेंट जो उनको हॉस्पिटल के रूफ से आई थी, उसका मतलब ये था कि साइल्स अपने आप को किसी चीज़ को करने से रोक रहा था जो नुगिट्सुने उससे करवाना चाहता था। वो दोनों दोबारा हॉस्पिटल की रूफ पर जाते हैं जहां उनको टूल्स का एक बैग मिलता है।
तभी वो नोटिस करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक वायर को किसी ने पार्शियली काट दिया है। साइल्स का MRI स्कैन हो रहा होता है। उसको नोगुत्सुने से रिलेटेड एक हैलुसिनेशन दिखती है, जहां वो दोबारा साइल से वही पहेली पूछता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो सबके पास होती है पर कोई भी उससे पीछा नहीं छुड़वा सकता है। नोगुत्सुने कहता है कि अगर साइल सही जवाब देगा तो वो मेलिसा और शरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साइल सही जवाब देता है, पर छाई ये जवाब सुन के नोगुत्सुने अपने मुंह पर बंधी बैंडेजेस हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका फेस साइल्स जैसा ही दिख रहा है। तभी साइल्स को होश आता है और वो पूरी तरह से नोगुत्सुने के कंट्रोल में होता है। रूम में लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और साइल्स वहां से भाग जाता है। साइल्स ने हॉस्पिटल के रूफ पर जो तार काटी थी उस तार में ब्लास्ट होता है और हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में साइल्स यानी कि नोगुत्सुने को कीरा की मॉम मिलती हैं। उनके फेस ऑफ से साफ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। कीरा की मॉम मिसेस युकीमुरा नोगुत्सुने को धमकी देती हैं। तभी 2 ओनी भी वहां पर आ जाते हैं, यानी कि उन डीमन वॉरियर्स को कीरा की मॉम ही नोगुत्सुने के पीछे भेजती थी। नोगुत्सुने कहता है कि वो उन ओनी से नहीं डरता है। मिसेस युकीमुरा कहती हैं कि अगर वो ओनी उसको नहीं हरा पाएंगे तो कुछ और हरा देगा। मिसेस युकीमुरा को पता है कि नोगुत्सुने किस चीज़ से डरता है। वो दोनों फेस ऑफ के लिए रेडी होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर वो कटा हुआ तार कीरा के सामने इधर उधर गिरने लगता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।